Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 8वां एपिसोड जो सीरीज का आखिरी एपिसोड है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस वाले एपिसोड में हम एक मैरिड कपल को फॉलो करते हैं जिनका नाम नैन्सी और एडगर है, और वो लोग एक्चुअली में एक तरह से बर्ड एंथुजियास्ट होते हैं जो एक स्पेशल स्पीशीज ऑफ बर्ड को स्टडी करते हैं जिनका नाम होता है डनलिन। जब वो लोग उनके बारे में और रिसर्च करने के लिए एक अबैंडन टाइप से आइलैंड पे जाते हैं, तब नैन्सी यहाँ पे वहाँ का जो एक अकेला घर होता है वहाँ पे अजीब अजीब चीजें होते हुए वो एक्चुअली विटनेस कर लेती है। एक तरह से हम देख पाते हैं कि उसके लाइफ में जो चीज ग्रीफ में वो है वही चीज वो एक तरह से मिरर हो रही है उस घर के पास्ट को भी लेके। यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है बिग हार्बर आइलैंड को दिखाते हुए और साल होता है 1951 का। यहाँ पे हमें नैन्सी और एडगर को दिखाया जाता है और हमें एपिसोड के स्टार्टिंग से ही दोनों को देख के लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक पास्ट में कुछ न कुछ लूज करा है। स्पेशली एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोग नैन्सी को देख पाते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है उसके अंदर जो अभी तक बहुत ही ठीक से उसने उससे डील करा नहीं है। स्टार्टिंग से ही एपिसोड के हमें ये चीज लग जाती है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है, और यही चीज हम लोग एपिसोड के एंड तक क्वेश्चन करते रहते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई थी उनके पास्ट में जिससे अभी तक वो लोग ठीक से डील कर पाए नहीं है। यहाँ पे जो बर्ड का मेटाफर यूज करा गया है वो काफी अच्छे से करा गया है, क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में जब नैन्सी से पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो बर्ड बनना चाहेगी और उसको बर्ड्स में इतना ज्यादा कीन इंटरेस्ट कहाँ से आया है, तो वो बोलती है कि वो फ्रीडम के पीछे जाएगी। मतलब कि वो चाहती है कि वो किसी तरह से इस दुनिया से अपने आप को उठा के वहाँ से जा सके फ्रीडम की तरफ। ये एक तरीके से हमें साफ साफ दिखाता है कि एक तरह का जो ट्रॉमा जिस चीज से वो गुजरी है और कैसे वो इस चीज को सामने से उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही है। ये चीज हम बहुत कॉमन तरीके से उसके बिहेवियर पैटर्न में देख पाते हैं, और ये देख के ये पता चल जाता है कि इस चीज को वो बहुत ही ज्यादा टाइम से कर भी रही है। एक बार जब वो लोग बिग हार्बर आइलैंड में आ जाते हैं और अपना हर चीज सेट करके बर्ड्स को रिकॉर्ड करने का और कैप्चर करने का काम शुरू कर देते हैं, तभी साथ साथ हम देख पाते हैं कि कैसे उस घर के जो पास्ट इवेंट्स हैं वो कैसे नैन्सी धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर चुकी है। असल में वो जो घर था वो घर खाली पड़ा हुआ था पिछले 30 इयर्स से, और इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि 1920 से वो घर खाली पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में उसको एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो हमेशा बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मतलब आई एम सो कोल्ड बोलते रहता है वो बार बार। और वो ये भी बोलता है कि उसकी जो माँ है वो उस पे काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि नैन्सी ही सिर्फ वो एक इंसान थी जिसको वहाँ के होते हुए इवेंट्स को मालूम चलता था। यहाँ पे देखा जाए तो एडगर को कोई भी चीज ना सुनाई दे रही थी ना ही दिखाई दे रही थी जैसे नैन्सी को दिखाई और सुनाई देती थी। बस एक ही चीज एडगर ने यहाँ पे नोटिस करी थी या उसके ध्यान में आई थी, वो ये था कि उनका जो रिकॉर्डिंग ऑडियो डिवाइस था उसका रात के बीचों बीच अपने आप स्टैटिक मोड में चल जाना, मगर तब भी उस चीज को घर के जो गोस्ट है उससे उसको लिंक नहीं करा गया था। यहाँ पे नैन्सी बार बार विटनेस कर रही थी एक माँ को और उसके बेटे को, और एक तरह से ये पास्ट में उसके लिंक हो जा रहा था कि कैसे उसने अपनी बेटी को लूज करा है, और एक्चुअली में ये वही ट्रॉमा था जिसको वो अभी तक फेस नहीं कर पा रही थी। एक रात का हम देख पाते हैं कि जब वो सो ही रही होती है या बेड पे बेसिकली लेटी होती है, तो हम एक छोटी सी बच्ची को उसके बगल में देखते हैं जिसको वो बहुत प्यार से क्रेडल भी करने लग जाती है। और एक्चुअली में यही एपिसोड का की मोमेंट होता है जब एक्चुअली एज एन ऑडियंस आपको रियलाइज होता है कि यहाँ पे एडगर और नैन्सी ने एक्चुअली अपना ही खुद का बेबी लूज करा है पास्ट में। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ये तो बिलीव कराया जाता है कि वहाँ पे जो पास्ट में जो गोस्ट वाली माँ है उसने अपने बच्चे को मार डाला है, जिसके बाद उसने खुद को भी मार डाला। मगर यहाँ पे कहीं भी ये कंफर्मेशन हमें नहीं मिला था कि नैन्सी किसी भी तरह से एवा के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिस वजह से वो अपने आप को कन्फ्रंट करने के लिए नहीं हिम्मत जुटा पा रही थी। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर कहानी है वो पर्टिकुलरली नैन्सी को ही क्यों दिख रही है, या फिर उसको इस कहानी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जो कहानी थी उस माँ और बेटे की वो काफी ज्यादा रिजेंबल होती थी उसके और एवा को लेके। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब से एवा गई थी तब से नैन्सी के दिमाग में वो कॉन्स्टेंटली रहती थी, और यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि दोनों एडगर और नैन्सी का एवा के डेथ को डील करने का बहुत ही दो डिफरेंट अप्रोच था। एडगर यहाँ पे उसने अपने ग्रीफ को अपने आप अकेले ही जूझा था, और अब वो ऐसे पॉइंट पर आ गया था जहाँ पे वो अपने आप को हमेशा अकेला पाने लगा था। मगर देखा जाए तो वो नैन्सी से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, और वो दोनों साथ में मिलके इस इवेंट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा
बेसिकली इसलिए था क्योंकि नैन्सी ने आज तक जब से एवा मरी है तब से उसने एक आंसू तक उसके डेथ पे नहीं बहाया था, और जब भी एडगर उससे इस बारे में बात करना चाहता था तो वो हमेशा इस बारे में बात करने को अवॉइड करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है हम देख पाते हैं कि जो घर की कहानी है उससे बहुत ही ज्यादा लिंक कर पा रही है नैन्सी अपने आप को, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे कैसे उस घर के पास्ट के साथ अपने आप से इतना ज्यादा वो ऑब्सेशन क्यों दिखाने लगी है। वो बार बार वहाँ का जो केयर टेकर था उससे भी यही सवाल करती थी कि उस बच्चे को और उसकी माँ को उस आइलैंड पे जो इतना रिमोट एरिया में है वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया गया था। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि एक सोल्जर का एक्चुअली में उसके साथ अफेयर था, जबकि उस सोल्जर की वापस घर पे उसकी खुद की एक वाइफ हुआ करती थी, और यहाँ पे अफेयर के चलते उसने उस लेडी को प्रेग्नेंट कर दिया था, और वो वही बच्चा था जिसको हम लोग बार बार देख रहे थे नैन्सी के नजर के सामने आते हुए, जो बार बार कहता था कि मेरी माँ मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि उस सोल्जर ने प्रॉमिस करा था कि उस लेडी के पास वो वापस आ जाएगा, मगर वो कभी आया नहीं, और यही हो सकता है एक रीजन कि वो वापस अपनी वाइफ के पास चला गया। इस वजह से जो उस बच्चे की माँ थी वो एक्चुअली में एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, और यही एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से उसने पहले अपने बेटे को मार डाला और फिर खुद को भी, क्योंकि वो जो सिचुएशन था उससे वो ठीक से डील नहीं कर पा रही थी। हम इस एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में देख पाते हैं कि कैसे नैन्सी कंफर्ट करती है उस छोटे से बच्चे को और एक तरह से प्रोटेक्ट करती है उसको उसकी खुद की माँ से जिससे वो भागना चाह रहा है, और एक तरह से हम ये देख पाते हैं कि कैसे वो खुद की बेटी के लिए हमेशा रहने को तैयार थी, वैसे ही वो उस बच्चे के लिए भी वैसे ही तैयार है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो कैसे अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी, वैसे ही वो उस बच्चे की भी मदद कर रही थी, और उसको फाइनली बोलती है बच्चे को बेसिकली कि वो लाइट की तरफ जाए, जिससे कि उसको एक तरीके से इस वर्ल्ड से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद हमको यहाँ पे उस बच्चे की माँ को दिखाया जाता है जो नैन्सी के सामने एकदम एज पे खड़ी है, एक बड़े से डोर के, जो डोर बेसिकली नीचे की तरफ जाता है, वहाँ कोई स्टेप नहीं है, और वो बार बार बोल रही है कि उसने ऐसा क्यों करा, और अपने हाथों की तरफ देख रही है, और इसका मतलब एसेंशियली ये हुआ कि उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है अपने बेटे को मार डालने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा विंडो है वहाँ से वो अपने आप को नीचे गिरा के एक तरीके के लिए मार डालती है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने सारे बर्ड्स हैं वो भी एस्केप कर गए हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है एपिसोड के स्टार्टिंग में कि कैसे बताया गया है कि जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली मैसेजेस को कैरी करते हैं, और यहाँ पे हम नैन्सी को देख पाते हैं कि कैसे वो इस चीज को लेके फुल सर्कल में आ गई है कि वो अब टेक्निकली तैयार है अपने जो पास्ट के ग्रीफ है एवा को लेके उसको वो कन्फ्रंट कर सकती है एकदम अच्छी तरीके से। अब वो सारे बर्ड्स घर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी जो उनको अट्रैक्ट करती थी वो एक्चुअली में वहाँ से चली गई है, और एंड में हम देखते हैं कि वो सारे बर्ड्स कैसे नैन्सी के अराउंड ऐसे उड़ते हुए उसके थ्रू बेसिकली हिट होते हुए जा रहे हैं। ये बेसिकली फ्रीडम का सिंबलिज्म देता है कि कैसे एक टाइम पे नैन्सी डिजायर करती थी कि उसको फ्रीडम चाहिए सारी चीजों से, और बेसिकली वो जो फ्रीडम उसको चाहिए था वो फाइनली एंड में उसको मिल ही जाएगा। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एडगर से कम्युनिकेट करने के लिए वापस वो विस्लिंग साउंड निकालती है जो उसने बीच में करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे उस घर में रहते हुए उसके पास्ट को लेके और अपने खुद के ट्रॉमा को लेके कैसे वो फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी। जब एडगर से उसकी बात हुई उसके बाद तो कैसे उसने बोला था कि मैं इस बारे में अपोलोजाइज भी करती हूँ, और कैसे वो अब एवा के बारे में बात करने के लिए तैयार भी है। फाइनली वो यहाँ पे एपिसोड के एंड में एडगर को कितना उससे प्यार करती है वो भी बताती है, और ये चीज हम नोटिस कर पाते हैं कि पूरे एपिसोड के दौरान उसने बोलना इस चीज को काफी ज्यादा अवॉइड करा था। यहाँ पे देख के मालूम चलता है कि जो इवेंट्स घर के अंदर हुए थे वो होने नैन्सी के लिए कितना ज्यादा जरूरी थे, जिससे कि उसका खुद का जो ट्रॉमा था पास्ट का उसको वो ढंग से कॉन्फ्रंट कर सके। हो सकता है कि यहाँ पे नैन्सी घर के जो पास्ट है उस चीज को इतना ज्यादा अच्छे से फील कर रही थी क्योंकि उसका खुद का पास्ट का ट्रॉमा इतना था कि इसी वजह से घर का पास्ट उसको वहाँ पे दिखने भी लग गया था, और कहीं ना कहीं ये होना नैन्सी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसका जो हस्बैंड था एडगर वो उसके लिए बहुत ज्यादा केयर करता था और कंसर्न रहता था, और अब फाइनली वो एडगर के साथ मूव ऑन करके अपनी लाइफ ठीक से जी पाएगी। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।